हरिद्वार गंगा किनारे एक छोटा सा आश्रम इस साधारण जगह से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने कुछ ही सालों में दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे कोलगेट, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, इसने अपने आप को एक आंदोलन की तरह बेचा, एक ऐसी पहचान बनाई जो लोगों को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक विचार, एक पहचान और एक मिशन का हिस्सा बनने का एहसास दिलाती थी। आप सोचिए, एक तरफ एक योग गुरु है जो सुबह टीवी पर देश के करोड़ों लोगों को योगा सिखा रहा है, उन्हें स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखा रहा है, और दूसरी तरफ वही गुरु शाम तक टूथपेस्ट, नूडल्स, घी बेच रहा है और लोग बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए उन प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं। यह है पतंजलि की कहानी, एक ऐसी कहानी जो एक तरफ देशभक्ति, आयुर्वेदा और नेचुरल लाइफस्टाइल का वादा करती है और दूसरी तरफ एक ऐसी अंधेरी सच्चाई को छुपाती है जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। क्या ये सिर्फ एक योग गुरु की कहानी थी जो एक सफल व्यापारी बन गया, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा राज छुपा है? वो क्या वजह थी कि जिस भरोसे को बनाने में बड़ी बड़ी कंपनियों को सालों लग गए, वो भरोसा पतंजलि ने कुछ ही सालों में हासिल कर लिया? क्या सच में यह रिवोल्यूशन था या फिर एक नया तरीका मार्केटिंग का? ये कहानी सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी या ब्रांडिंग की नहीं है, ये एक समय की कहानी है जब देश में बदलाव की लहर थी, जब लोग मेड इन इंडिया और स्वदेशी जैसे शब्दों से कनेक्ट कर रहे थे। पतंजलि ने इस भावना को समझा और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। ये वही समय था जब हमारी पहचान दोबारा डिफाइन किया जा रहा था और पतंजलि ने उस विचार को एक प्रोडक्ट का रूप दे दिया। हरिद्वार के उस छोटे से आश्रम से शुरू होकर पतंजलि हर हिंदुस्तान के किचन, बाथरूम या पूजा घर तक कैसे पहुंच गया, इसकी पूरी कहानी आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं, ये है पतंजलि रिवॉल्यूशन की असली स्टोरी। पतंजलि का उठना एक टिपिकल बिजनेस ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट है जिसमें बिजनेस स्ट्रेटजी, स्पिरिचुअलिटी और नेशनलिज्म का अनोखा मिक्स था। 20 की शुरुआत में जब बाबा रामदेव टीवी पर योगा करवा रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं सिखाई, उन्होंने एक कंप्लीट लाइफस्टाइल बेची। एक आम इंसान सुबह उठकर बाबा रामदेव के साथ टीवी के सामने योगा करता था। सांस फूलती तो बाबा दवा रिकमेंड कर देते, अगर कभी हेल्थ इशू आता तो पतंजलि की मेडिसिन नेचुरल केयर के रूप में मिल जाती थी। मतलब योगा से लेकर दवा तक एक पूरा साइकिल बन गया। और यहीं से आई सबसे बड़ी ताकत, ट्रस्ट। जो भरोसा लोग डॉक्टर या बड़े ब्रांड पर नहीं करते थे, वो एक गुरु पर करने लगे। नॉर्मल कंपनियां मार्केट पर करोड़ों खर्च करती थी, टीवी एड्स, बिलबोर्ड, सेलिब्रिटी एनरोलमेंट, लेकिन पतंजलि ने क्या किया? टीवी पर ऑलरेडी फ्री में बाबा का योगा चल ही रहा था, उन्हीं शो के बीच में प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया जाता था। ये एक जीरो कॉस्ट मार्केटिंग मॉडल था जिसका असर इतना जोरदार था कि इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक और बड़ी वजह थी प्राइस। जहां कोलगेट 50 की टूथपेस्ट बेच रहा था, पतंजलि दंतकांति 25 से 30 रुपए में दे रहा था। नेस्ले मैगी 15 की, पतंजलि नूडल्स 10 में। फेस वॉश जहाँ 100 का था, पतंजलि ने 35 या 40 में दिया। सस्ता दाम, नेचुरल प्लस स्वदेशी, एक ऐसा कॉम्बो जो कोई नहीं हरा सकता था। 2012 से 2017 के बीच पतंजलि ने एक ही समय में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। हर प्रोडक्ट के साथ एक इमोशनल पिच होती थी। दंतकांति, आयुर्वेदा का आशीर्वाद, पतंजलि घी, प्योर देसी घी, और हर घर के किचन, बाथरूम, पूजा घर तक पहुंच गया। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन एक मुश्किल काम है, लेकिन पतंजलि ने इसे भी मास्टर स्ट्रोक बना दिया। उन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल शुरू किया और लाखों पतंजलि आउटलेट हर शहर, हर गांव में खुल गए। जब डिमांड इतनी बढ़ गई तो रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार और डी मार्ट जैसे बड़े रिटेल चेन्स ने पतंजलि प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। 2026 तक पतंजलि इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला एफएमजी कंपनी बन चुकी थी। एक साल में सेल्स 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर कस्टमर साइकोलॉजी थी। आम आदमी को लगता था कि मल्टीनेशनल ब्रांड सिर्फ पैसा कमा रही है, केमिकल डाल रही है और देश का पैसा बाहर ले जा रही है। और यहीं पर बाबा रामदेव आकर कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से आज़ादी लो, अपने देश का ब्रांड पतंजलि खरीदो, देश को सपोर्ट करो। मतलब प्रोडक्ट खरीदना सिर्फ एक शॉपिंग नहीं थी, ये एक देशभक्ति का नाम बन गया था। 2010 में पतंजलि की सेल सिर्फ 450 करोड़ थी। 2026 तक ये 10,500 करोड़ हो गई। ग्रोथ रेट एफएमजीसी कंपनी हिस्ट्री में सबसे तेज। इस वक्त एनालिस्ट ने कहा, पतंजलि इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ रिवोल्यूशन। लेकिन हर कहानी का एक दूसरी साइड होती है। जब पतंजलि अपने पीक पर थी, तब सवाल उठने लगे, क्या उनके प्रोडक्ट साइंटिफिक टेस्ट होते हैं? क्या हर्बल का टैग सिर्फ मार्केटिंग जिमिक था? क्या क्वालिटी कंट्रोल सच में मेंटेन होता था? 2016 के बाद कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें पतंजलि के प्रोडक्ट्स लैब टेस्ट में फेल होते दिखाई गए। मैगी बैन होने के बाद जब पतंजलि नूडल्स लॉन्च किया, उनकी क्वालिटी पर भी सवाल उठ गए और कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकी। पतंजलि पर कई लॉसूट और लीगल चैलेंज आए। 2026 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने पतंजलि को मिसलीडिंग और झूठ एड्स के लिए डांटा। जैसे पतंजलि ने दावा किया कि उनके प्रोडक्ट खास बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस के बिना इलीगल है। ACI ने बार बार पतंजलि को उनके एग्रेसिव और बिना सबूत वाले दवाओं के लिए झंडा दिखाया। और सबसे बड़ा मुद्दा था पॉलिटिकल कनेक्शन। कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि पतंजलि इतनी तेज उठने वाला सिर्फ बिजनेस टैलेंट की वजह से नहीं है, बल्कि सरकारी सपोर्ट और पॉलिटिकल प्रोटनेज की वजह से भी था। जो ब्रांड पहले स्वदेशी का चैंपियन था, अब उस पर नियम तोड़ने, सरकारी मदद से आगे बढ़ने के इल्जाम लग रहे थे। वो भरोसा जिसने एक एम्पायर बनाया था, वो धीरे धीरे कम
हो रहा था। आज भी पतंजलि एक बड़ा नाम था, लेकिन वो सुनहरा दौर जब वो मल्टीनेशनल कंपनियों को डरा रहे थे शायद वापस न आए। प्योरिटी और देशभक्ति का वादा अब एक मार्केटिंग का चेहरा लगने लगा था। पतंजलि की कहानी सिर्फ एक हर्बल टूथपेस्ट की कहानी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि इंडिया में ट्रस्ट, मार्केटिंग और नेशनलिज्म का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। पतंजलि ने हमें दिखाया कि एक ब्रांड को कैसे एक विचार, एक भावना में बदला जा सकता है और कैसे वो विचार करोड़ों की सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या हमने पतंजलि को एक ब्रांड समझकर खरीदा या एक आंदोलन समझकर? क्या यह भरोसा सिर्फ बाबा रामदेव पर था या हमारी देशभक्ति की भावना पर? क्या हमने इतना ट्रस्ट किया कि हमने क्वालिटी और सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया? इसका जवाब शायद हमें खुद से पूछना होगा। जब हम एक ब्रांड खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत, या उसके पीछे छुपा हुआ एक इमोशन? क्या एक ब्रांड की देशभक्ति का दावा उससे सारे नियम कानून से ऊपर उठा देती है? पतंजलि की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस चीज पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास कितनी आसानी से खरीदा जा सकता है। क्या ये आने वाले समय में बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाएगी, जहां वे देशभक्ति और संस्कृति का सहारा लेकर बिजनेस करेंगे? शायद इस कहानी का अंत अभी तक नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ पतंजलि की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी यानी ग्राहकों की कहानी है।